हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, उससे रिलेटेड आज हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे। जितना भी है आपका उसका इतिहास क्या था, उसमें जो जो मेथड यूज हुआ है वो, उसमें क्या बोलते हैं आपका गांधी जी का क्या भूमिका था, सारा उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह था पहले हुआ कब था, तो वो हुआ था 1917 में। उसके बाद कहाँ पे, चंपारण, यानी कि चंपारण आज हम लोग जो चंपारण मोतिहारी को बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। ठीक, ये किससे संबंधित था, तो ये नील से संबंधित है। ठीक है, और इस कितने प्रकार के यहाँ पे जो भी अंग्रेज सब था तो वो कितने प्रकार के खेती करवाते थे, दो प्रकार की खेती करवाते हैं। एक का नाम था जीरात, जो यहाँ पे दिख रहा होगा। एक का नाम था आसामी बार। क्या नाम था, आसामी बार। एक का नाम था जीरात, एक का नाम था आसामी बार। उसके बाद आपके क्या बोलते हैं, कितने पद्धति से ये नीले खेती करवाते थे, तो उसके दो पद्धति थे। ठीक है ना, वह तीन मेथड थे। ठीक, जिसमें से एक जो आपका मेथड था तीन कठिया प्रणाली, वहीं आपका चंपारण में बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित था। इसी के नाम से चंपारण सत्याग्रह है, उसको तीन कठिया प्रणाली बोलते हैं। तीन कठिया पद्धति सिस्टम क्या हुआ था, तो वो आपको क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह को ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमसे पहले पूरा नील के बारे में जानते हैं कि क्या क्या था वो। ठीक, तो देखिए, आपका जो यूरोपीय था, यानी कि जो आपका अंग्रेज सब था, वो यहाँ पे आके यहाँ का रैत लोग से ज़बरदस्ती खेती करवाता था। किस लिए खेती करवाता था, नीला खेती करवाता था। अब क्या बोलते हैं, जो नील का खेती करता था वो दो प्रकार के होते थे। एक होता है जीरात, एक होता था आसामी बार। अब जीरात क्या होता था, ये देखो, जीरात ये होता था कि बाई चांस वो अंग्रेज के अधीन ही कोई ज़मीन है, ठीक है, और उसमें वो अपना हल और बैल वैल सब आपको देगा, आप रैत हैं, आपको वो देगा, अब आपको जाके उसमें खेती करना है। ठीक, और जो आसामी बार ये होता था कि रैत कहीं ज़मीन पे ज़बरदस्ती शोषण करके उस पर क्या बोलते हैं, कृषि खेती करवाता था। किससे खेती करवाता था, नीला खेती करवाता था। वापस सुनिए, दो टाइप का मेथड, एक था क्या बोलते हैं जीरात वाला था, एक था आसामी बार। जीरात क्या था, जो उसका ही मतलब क्या बोलते हैं, जो अंग्रेज सब था उसका ही ज़मीन वमीन होगा और आपको सब कुछ फैसिलिटी देगा, आपको वहाँ पे जाके पूरा खेती करना है। ठीक, फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, हल वल सब कुछ आपको देगा, लेकिन आपको खेती करना है। ठीक, और जो आसामी बार था उसमें ये था कि आपका ज़मीन रहेगा, यानी कि आप किसान है, किसान के ही ज़मीन पर ज़बरदस्ती शोषण करके आपसे वो खेती करवाएगा। ठीक, चलिए, और अब देखिए, जो आपका जो नील के खेती, नील समझ गए। अब हम आते हैं जो इसके तरीके थे, वो कौन कौन तरीका से जो नील की खेती करवाता था वो बताते हैं। तो देखिए, जो आपका अंग्रेज सब थे वह यहाँ पे तीन तरह से आपको नील की खेती करवाते थे। एक था तीन कठिया वाला, एक था कुर्तौली, एक था खुश्की। लेकिन हम लोग को तीन कठिया ही पढ़ना है, क्योंकि तीन कठिया ही इन तीनों में सबसे प्रचलित था, और चंपारण में भी तीन कठिया ही लागू किया गया हुआ था। अब देखिए, तीन कठिया में क्या होता था, तीन कठिया में ये होता था कि आपका 1 बीघा ज़मीन रहेगा, 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा ज़मीन पे नीला खेती करना है। वापस सुनिए, 1 बीघा ज़मीन रहेगा जिसमें आपको 3 कट्ठा ज़मीन पर आपको नीला खेती करना है। अब आपको बाई चांस समझ में नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 बीघा उसको बोलते हैं जिसमें 20 कट्ठा होता है, और और 1 कट्ठा उसको बोलते हैं 20 धूर होता है। यानी कि 20 धूर इजकल टू क्या बोलते हैं, 1 कट्ठा, और 20 कट्ठा इजकल टू 1 बीघा। तो यहाँ पे 1 बीघा का बात हो रहा है। ठीक, 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा आपको खेती करना था, किस चीज़ का, नीला खेती करना पड़ता था। ठीक, लेकिन ये सब सारा हम पढ़ने के बाद पॉइंट ये उठता है कि आखिर फिर तो इस सब में उतना कुछ तो हो नहीं रहा है रैत लोग को, लेकिन रैत लोग फिर यहाँ परेशान क्यों थे, रैत लोग की किसी बात का असंतोष उनको पैदा हो रहा था। ठीक है, तो इसके पीछे अब चलिए पता करते हैं। तो इसके पीछे आपको मतलब दो तीन कारण थे। ठीक, दो तीन कारण थे, इसके पीछे क्या क्या उससे कारण था। सबसे पहला कारण था कि चंपारण सत्याग्रह के जो मतलब वहाँ के किसान लोग वहाँ पे खुश नहीं थे। उससे पहला कारण था कि ज़बरदस्ती, यानी कि आपके ज़मीन में घुस के आपके ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करके उस पर नीला खेती करवाना, वो भी आप ही से। ठीक, और रहा बात खेती करना, तो ठीक है, लेकिन किसानों को प्रॉब्लम इस बात पे था ना कि जो जहाँ पे अगर नीला खेती हो जाता है ना, वो ज़मीन बंजर हो जाता है। उसके बाद आप वहाँ पे दोबारा कुछ खेती नहीं कर सकते हैं। वापस सुनिएगा, जहाँ पे नीला खेती होता है वो ज़मीन में एक बार यूज होगा, उसके बाद वो ज़मीन बंजर हो जाता है। उसके बाद उस ज़मीन में आप कुछ भी उपजाऊ नहीं हो सकता है, उसका कुछ भी आप रोप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेकर किसान लोग को बहुत ज़्यादा वो था, मतलब चिंता था। दूसरा ये होता था कि दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर बाई चांस आप किसान लोग को ज़मीन नहीं देते हैं, या आप क्या बोलते हैं खेती करने से आप मना कर देते हैं, तब आपको धमका के शोषण करके आपको ज़बरदस्ती करवाता था। तीसरा पॉइंट ये था इसका कि क्या बोलते हैं, अगर बाई चांस
भगवान ना करे अगर किसी साल आपका नीला खेती नहीं हुआ आपकी ज़मीन पर, ठीक, तो उसमें जो भी उसमें मतलब जितना भी उसमें घाटा होगा वो सारा भरपाई कौन करेगा? तो आपका किसान करेंगे, समझ जाओ। देखो कितना शोषण होता था। पहला कारण आपको क्या बताएं? पहला कारण ये बताए थे कि अगर ज़मीन आपकी ज़मीन में ज़बरदस्ती घुस के खेती करवाते थे, उसमें ये होता था कि पूरी ज़मीन बंजर हो जाता था एक बार खेती होने के बाद नील का। दूसरा प्रॉब्लम ये बताएं कि अगर बाई चांस आप खेती करने से मना कर देते हैं या ज़मीन उसमें नहीं देते हैं तो आपको धमका के, आपको मार पीट के ज़मीन आपको ज़बरदस्ती छीन लेते थे। तीसरा ये होता था कि अगर बाई चांस नील खेती उपज में उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है तो उसमें जितना भी उसमें घाटा होगा अंग्रेज सबको, वो सारा भरपाई किससे होता था? तो वो सारा भरपाई होता था किसान सबसे, ठीक। तो इतने कारण थे जिससे आपका क्या वहाँ का किसान सब बहुत मतलब गुस्से में थे, वहाँ के किसान सब बहुत मतलब असंतुष्ट पैदा उनको हो रहा था, ठीक। तो अब चलिए, तो क्या होता अब ये इतना हम लोग जान गए क्या बोलते हैं नील खेती क्या था, उसमें 3 गठे प्रणाली क्या क्या था, वो हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, ठीक। अब हम लोग सर जाते हैं इतिहास में, थोड़ा बैक हम लोग जाते हैं, ठीक। तो बैक जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1893 में जो गांधी जी होते हैं वो गए रहते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक। किस लिए जाते हैं? तो वहाँ पे एक शेख अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे, इनका केस लड़ने के लिए, ठीक, जो कि साउथ अफ्रीका से वापस ये आते हैं कब भारत? ये आते हैं 1915 में, ठीक। कब आते हैं? 1915 के कब आते हैं? तो 9 जनवरी को, जिस दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछा सकते ऐसे पूछेगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे? तो आप बोलिएगा साउथ अफ्रीका गए हुए थे शेख अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए, ठीक। उसके बाद गांधी जी फिर भारत कब आए थे? गांधी जी भारत हैं 9 जनवरी 1915 को, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं कि गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे, उस दिन हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो उस दिन हम लोग मनाते हैं क्या बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में उस दिन लोग मनाते हैं। किस दिन? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए हुए थे, ठीक। अब क्या होता है कि अब जस्ट इसके एक साल बाद यानी कि 1950 के एक साल बाद 1916 में, ठीक, 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट हुआ रहता है, ठीक। लखनऊ पैक्ट होता है। तो लखनऊ पैक्ट में आपका कहाँ पे होता है? लखनऊ पैक्ट में पूरा कांग्रेस के सारे नेता लोग वहाँ पे शामिल थे और वहाँ पे गांधी जी भी गए हुए थे, ठीक। तो एक बिहार के ही एक अध्यापक थे, कॉलेज के अध्यापक थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा, बहुत बहुत मतलब मेन आदमी यही है जो गांधी जी को बिहार में लाने में सबसे मेन भूमिका इन्हीं का, राजकुमार शुक्ल का, ठीक। राजकुमार शुक्ल। तो ये पहुंचते हैं आपके कहाँ पे? लखनऊ पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जाके गांधी जी को चंपारण के बारे में सब कुछ बताते हैं। फिर चंपारण आने के लिए इनको आमंत्रित करते हैं। लेकिन गांधी जी को उतना इनके बात में मतलब वो एक होता है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे भी कुछ सोरे होता होगा, तो वो नहीं मानते हैं। फिर आपका जो राजकुमार शुक्ल थे, इनके साथ एक और आदमी थे, ठीक। एक और आदमी ये थे पीर मोहम्मद अंसारी। याद रखिएगा, पीर मोहम्मद अंसारी। पीर मोहम्मद अंसारी थे। क्वेश्चन आप लोग सिर्फ राजकुमार शुक्ल ही पढ़ते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ल के अलावा पीर मोहम्मद अंसारी भी थे जो गांधी जी को मतलब ये दोनों मिल के गांधी जी को बुलाने में बहुत वो किए थे, बहुत प्रयास किए हुए थे, ठीक। उसके बाद फिर 1916 में गांधी जी नहीं मानते। फिर 1916 के बाद 1917 में गांधी चले जाते हैं कोलकाता, ठीक। एक साल बाद आपका हर साल एक साल के बाद आपका जो कांग्रेस का सेशन होता था, तो कांग्रेस सेशन चले जाते थे गांधी जी कोलकाता में, ठीक। अब वहाँ पे आपके दोनों पहुँचते हैं। कौन कौन पहुँचते हैं? राजकुमार शुक्ल और पीर मोहम्मद अंसारी पहुँचते हैं। फिर उनको गांधी जी को फिर बोलते हैं कि प्लीज़ चलिए यार, बहुत वहाँ पे मतलब अपने अपने पूरा वो सब बताते हैं कि बहुत कष्ट है, आप एक बार चल कर देखिए, जो भी कुछ होगा फिर उसके एक्शन लीजिएगा। अगर आपको सही नहीं लगेगा, मेरे बात अगर झूठ लगता है तो आप छोड़ दीजिएगा, जो भी कुछ होगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, हम चलते हैं। उसके बाद गांधी जी कब बोले रेडी हुए थे चलने के लिए? 1917 में। कहाँ पे? कोलकाता में रेडी हुए थे कि ठीक है, हम चंपारण चलेंगे, वहाँ का जो भी सिचुएशन हम जाके देखेंगे। तो उसके बाद गांधी जी आते हैं चंपारण। सबसे पहला यानी कि बिहार में कब आते हैं? बिहार में आते हैं वो 10 अप्रैल को।
कहाँ पे 10 अप्रैल को पहले आते हैं? पटना में आते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है आपके बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि गांधी सर्वप्रथम कब बिहार में कहाँ पे आया था? पटना में आया था। कब आया था? 10 अप्रैल को आएगा, ठीक। उसके बाद 10 अप्रैल को आए थे। उसके बाद गांधी जी 10 अप्रैल को जब पटना में आए थे तो पटना में बहुत दिन से मिलने के लिए बहुत लोग का भीड़ लगा हुआ था एकदम। उसके बाद सही पहले गांधी जी वहाँ से जाके अपने भाषण दिए थे वहाँ के गांधी मैदान में, ठीक है, गांधी मैदान में। लेकिन याद रखिएगा, प्रथम भारतीय ही गांधी में जाने वाले गांधी जी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, क्योंकि गांधी मैदान में आपका ये क्या बोलते हैं, वहाँ पे हिंद मतलब जो इंडियन तो उसको जाने अलाउ नहीं था, वहाँ से ब्रिटिश लोग जा सकते थे। लेकिन गांधी जी बात को नहीं माने थे, वो जाके उसमें पूरा रैली वैली किए थे, ठीक। उसके बाद वहाँ से पटना से फिर गांधी जी निकलते, फिर जाते हैं दरभंगा में। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक। दरभंगा इतना लंबा आपको कोई नहीं बताने वाला है। आपको मिल रहा है तब अपने कोई कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। सही पहले कहाँ आते हैं? पटना में आते हैं। पटना से फिर जाते हैं दरभंगा में। दरभंगा से भले नहीं, पटना जाते हैं, पटना से फिर जाते हैं मुजफ्फरपुर। कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से फिर आते हैं दरभंगा। दरभंगा से देन आते हैं आपको 15 अप्रैल को चंपारण। चलिए अब एक बार फिर से शुरू से स्टार्टिंग कर लेते हैं। 10 अप्रैल को कहाँ आते हैं? पटना में आते हैं, ठीक। उसके अपने गांधी मैदान में भाषण देते हैं। फिर वहाँ से आते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाते हैं। दरभंगा हो के ही कहाँ आते हैं? 15 अप्रैल को 15 अप्रैल कब? 1917 को। 1917 को कहाँ आते हैं? चंपारण आते हैं, ठीक है। अब चंपारण आते हैं। अब उसके बाद यहाँ का पूरा मतलब यहाँ का सब कुछ देखते हैं तो बोलते हैं कि सही में आए तो बहुत दयनीय स्थिति है। उसके बाद जब ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का जो कमिश्नर होता है चंपारण का, वो इनको जाने के लिए साफ बहुत फोर्सफुली कर देंगे, बहुत डांटा वाटा है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ऐसा वैसा, आपके आने की वजह से, आपके आने से वहाँ से हम जो भी कंट्रोल है वो बिगड़ गया हुआ है। उसके बाद इनको बहुत वो करते हैं कि आप कैसे भी कुछ करो, गांधी जी को यहाँ से भगाने के लिए वो चाहता है, ठीक। तो गांधी जी कोई भी बात को लोग एग्री नहीं करते हैं। उसके बाद हाँ, और चंपारण में ही चंपारण में ही उनका गांधी जी का फर्स्ट टाइम मुलाकात किससे होता है? फर्स्ट टाइम इनका मुलाकात होता है राजेंद्र प्रसाद से। राजेंद्र प्रसाद से, ठीक। राजेंद्र प्रसाद सिंह का होता है, अनुग्रह नारायण से होता है, और ये बहुत सारे नेता है, लेकिन ये दो को मेन नेता बहुत मतलब आप आगे पढ़ते होंगे, इनका बहुत होता है। तो राजेंद्र प्रसाद से पहला मुलाकात इनका कहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही हुआ था। अनुग्रह नारायण से भी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इनका मुलाकात हुआ था, ठीक है। तो उन लोग भी इसमें मतलब जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें बहुत मतलब बढ़ चढ़ के उन लोग पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो उसके बाद तो जो चंपारण के जो यहाँ का जो गवर्नर मतलब जो भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी रहता है वो उनको बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपके आने की वजह से हम लोग पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। और यहाँ पे 144 सेक्शन में लागू कर दिया हुआ था, ठीक है ना। 144 सेक्शन, देखिए 144 सेक्शन क्या होता है? 144 पहले सेक्शन क्या होता है कोई बता देते हैं? 144 सेक्शन ये होता है कि पार्टिकुलर चीज़ में लगता है। सपोज करो 144 सेक्शन आपका, आप अभी बहुत गर्मी चल रहा था, गर्मी को देखते हुए बाई चांस ऐसे कर दिया जाए कि हाँ, इस गर्मी को देखते हुए जितने स्कूल कॉलेज क्लास जो भी है उस पर 144 सेक्शन के तहत इतना मतलब 144 सेक्शन लगाया जाता है। यानी कि 144 सेक्शन ये होता है ना कि वहाँ पे मतलब कोई भी जहाँ पे अगर जगह पे लगे तो वहाँ पे 4 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा आदमी नहीं सकते, मतलब 4-5 ग्रुप में नहीं सकता है, वो चीज़ बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 144 आपको देखते थे नहीं, आपका वो कोरोना से लग गया था 144, उसमें बोला गया था कि कहीं भी मतलब ग्रुप में नहीं रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, ऐसा मतलब 144 पार्टिकुलर चीज़ में लग जाता है। अगर जहाँ पे 144 सेक्शन लगता है वहाँ पे आप मतलब वहाँ पे हर चीज़ बंद हो जाता है, वहाँ पे आप मतलब ग्रुपिंग नहीं रख सकते हैं। 144 सेक्शन लगने पे बिना अगर बाई चांस भाई सब कुछ करते हैं मतलब ग्रुपिंग में खड़े रहते हैं, कुछ बात करते हैं, पुलिस को पकड़ लेता है तो उसमें आपको सीधे जेल में चला सकता है, ठीक है। वो सीधे बोलेगा कि वहाँ पे जब सेक्शन लगा हुआ 144, इसके बावजूद आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको मैं जेल में बंद करूँगा, सिंपल बात है। तो गांधी जब बिहार आए हुए थे तो यहाँ का जो भी अंग्रेज शासन था वो यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन गांधी जी तभी में नहीं माने। उसके बाद वो सब कुछ मतलब यहाँ का जो भी कंडीशन था वो देखे ओके, देन जाके वो एक रिपोर्ट बनता है, ठीक। एक रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट का आपका नाम रहता है, उस रिपोर्ट का नाम रहता है
हाँ, तो आपका रिपोर्ट बनता है चंपारण किसान आयोग, ठीक। इसमें आपका गांधी जी भी शामिल रहते हैं। तो इसका जो रिपोर्ट आता है, इसमें रिपोर्ट में बोलता है कि नहीं भाई, जो भी यहाँ पे किसान सब उस पर सच में शोषण हो रहा है, उसके मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती उन पर खेती करवाया जा रहा है, उनके जो भी मतलब भूमि को बंजर कर दिया जा रहा है। उसके बाद उसमें जो भी मुनाफा हो रहा है उसमें मतलब थोड़ा सा ही मुनाफा आपको किसान को नहीं मिल रहा है। उसके बाद ज़बरदस्ती उन पर शोषण करके बाई चांस कोई मुआवजा लिया जा रहा है। अगर खेती नहीं हो रहा है किसी साल, तो उसका जो भी मुआवजा है वो आपका खेती उती मतलब जो भी खेतीहर मजदूर होता है वो दे रहा है। तो ये मतलब मिला जुला कर जो नीला खेती उसको बंद करना चाहिए, ठीक। ये आपका कब किस में आता है, चंपारण किसान आयोग बनता है, उसके रिपोर्ट में आता है, ठीक। इसमें आपका गांधी जी भी शामिल है। देन वो रिपोर्ट आपके अंग्रेज के सामने मतलब सामने पेश होता है। देन ये आपका जो भी चंपारण सत्याग्रह था वो फाइनली क्लोज हो जाता है। अब बोला जाता है कि नहीं भाई, सही में यहाँ के किसानों को शोषण हुआ है, अब इसको क्लोज कर दिया। तो जो भी 1917 में है इसको बंद कर दिया जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से जो 3 कटिया प्रणाली था उसको बंद कर दिया जाता है, जो नीला खेती थी उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक। अब सुनिए तो यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट एरिया में लिख सकते हैं। दूसरा, अभी मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से एक बार वापस से हम पूरा वो करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो जो पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। हाँ, अगर मेरा आपका आज कुछ ज़्यादा तेज़ लग रहा होगा तब थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, कि थोड़ा मैं थोड़ा तेज़ ही बोल देता हूँ, सॉरी। बट धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो सुनो, जो भी आपका नील का खेती होता था वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते थे। एक होता है जीरात, एक होता था असीमाबाद। जीरात में ये होता था कि किसान आपको खुद का ज़मीन मतलब ज़मीन देंगे, उसमें आपको हल वल जो भी ब्याज देना उसमें देंगे और आपसे ज़बरदस्ती उसमें खेती करवाएंगे। दूसरा ये होता था कि आपके ही खेती में, आपके ही ज़मीन में घुस के आपसे ही ज़बरदस्ती खेती करवाएंगे, मुआवजा भी नहीं देंगे और क्या बोलते हैं, शोषण पे करेंगे, ठीक। उसके बाद तरीके कितने होते थे नील के खेती करने के, 3 तरीके होते थे। एक होता है 3 कटिया, एक होता था करतौली, एक होता था खुश्की। तो हम लोग के जो चंपारण में था उसमें आपका 3 कटिया बहुत फेमस था। 3 कटिया में क्या होता था, 1 बीघा ज़मीन में आपको 3 कट्ठा भूमि पे आपको नीला खेती करना पड़ता था। और नीला खेती करने पे वहाँ का जब ज़मीन होता था वो बंजर हो जाता था। उसके बाद उस बंजर भूमि पे आप दोबारा खेती नहीं कर सकते हैं। इसी से परेशान होकर जब शोषण होकर आपका मतलब जो भी यहाँ किसान था बहुत गुस्साया हुआ था। तो वहाँ के एक आदमी जाते हैं, क्या वो ये लखनऊ जाते हैं। कौन जाते हैं, राजकुमार शुक्ल जाते हैं। कब जाते हैं, 1916 में जाते हैं। तो वो जाके गांधी जी को अनुरोध करते हैं और उनके साथ एक और रहते हैं जिनका नाम था वहीं पीर मोहम्मद अंसारी। तो वो दोनों आदमी जाता है, लेकिन गांधी जी वहाँ पे नहीं मानते हैं लखनऊ वाले 1916 में। फिर 1917 में कोलकाता पहुँच जाता है गांधी जी के पीछे पीछे। तो वहाँ पे फाइनली गांधी जी मानते हैं कि नहीं भैया अब हम चलना चाहिए, बिल बहुत बोल दिया है, यानी कि पक्का कुछ होगा ही। देन वो पहले पहुँचते हैं 10 अप्रैल 1917 में पटना से फिर आते हैं मुजफ्फरपुर से जाते हैं दरभंगा, दरभंगा से आते हैं मोतिहारी जिसको हम लोग चंपारण बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से बेतिया भी गए रहते हैं, याद रखिएगा, उन लोग बेतिया भी जाते हैं, सुगौली भी जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे वो एक आयोग बनाता है जिसका नाम है चंपारण किसान आयोग। वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। आज चंपारण किसान आयोग में आपके गांधी जी भी शामिल थे। तो वो रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें ये बोला जाता है कि नहीं, सही में जो भी आपका किसान का शोषण हो रहा है, ये ज़बरदस्ती हो रहा है, तो नील खेती को बंद कर देना चाहिए। तो फाइनली वो क्लोज हो जाता है। कब क्लोज होता है, 1917 में, ठीक। और हाँ, चंपारण सत्याग्रही के दौरान इसमें गांधी जी आपका क्या बोलते हैं, ये बहुत नेता से मिले थे, जो अनुग्रह नारायण थे, आपके क्या बोलते हैं, जेपी कृपलानी थे, उसके महादेव देसाई थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन लोग से फर्स्ट टाइम उसी समय मिलते हैं। कब, 1917 में, ठीक है। अब आगे चलिए, जब हम चंपारण सत्याग्रह CS लिखते हैं, ठीक। आप समझिए चंपारण है एक सत्याग्रह। अब इससे कुछ क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक। पहला क्वेश्चन, ये कब हुआ, 1917 में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इसके मेन लीडर कौन थे, तो गांधी जी थे। तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी को बुलाया कौन था, राजकुमार सिंह शुक्ल थे और मोहम्मद अंसारी थे। चौथा क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, ये मेन कहाँ पे हुआ था, चंपारण में, को मोतिहारी हम लोग बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी का ये भारत का प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, ये जो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, सब इन लोग सभी गांधी जी फर्स्ट टाइम कब मिले हुए थे, तो चंपारण सत्याग्रह ही मिले थे, यानी कि 1917 में ही मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्या बोलते हैं,
जो चंपारण सत्याग्रह था इसमें कौन सा आयोग बनाया हुआ था? तो चंपारण किसान आयोग बनाया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके क्या बोलते हैं, जो पटना गांधी मैदान में प्रथम भारतीय कौन गया हुआ था? मतलब तो ये महात्मा गांधी ही गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो, और कुछ हो सकता है? और क्या हो सकता है भाई? और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, और यही हो सकता है कि आपका कितना बीघा ज़मीन में आपका वो होता था, तो आपका 1 बीघा ज़मीन में 3 कट्ठा को भूमि में किसान खेती करते थे। किस चीज़ का होता था? नीला खेती होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते थे, ठीक है। उसके बाद कौन था? एक था आपका ये जीरात वाला था, एक असीमा बार था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा क्या बोलते हैं तरीके होते थे? 3 कठिया प्रणाली होते थे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपके बन चुके हुए हैं। आप वापस मतलब वीडियो को थोड़ा बैक जाके थोड़ा वीडियो को स्लो करके आप वापस सुन लेना, ठीक है। इतना पॉइंट बन रहे हैं। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रथम आपके क्या बोलते हैं राष्ट्रपति यहीं थे, ठीक। इन्हीं को आज़ाद शत्रु भी बोला जाता है। बिहार का दूसरा गांधी इन्हीं को बोला जाता है। उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे इंडियन डिवाइडेड पुस्तक लिखे हुए थे। राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के परमानेंट यानी कि अस्थाई जो चेयरमैन है राजेंद्र प्रसाद ही बने हुए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ही थे जो आपका जो झंडा वंडा का जो भी मतलब उसका अध्यक्ष थे, जो अपना फ्लैग व्लैग बना था उसका अध्यक्ष यहीं किए हुए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद थे जो हरिपुरा त्रिपुरा सेशन में जब ये सुभाष चंद्र बोस जब जीत गए हुए थे तो अपने मतलब गांधी जी से विवाद बढ़ने की वजह से उसको रिजाइन कर दिए। तो उस समय अस्थाई आपको अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद ही को बनाया गया हुआ था। उसके बाद हाँ बिहारा गांधी तो इसको बोलते ही हैं, आपको बताए हैं शायद में भी। उसके बाद ये क्या बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने थे? राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। बिहार के वैशाली में उनका जन्म हुआ था। तो इतना कोर्स आपका हो गया राजेंद्र प्रसाद के बारे में। अगर इतना कुछ मैं बताया हूँ, ठीक, अगर इसमें आपको कुछ भी गलत लगा हो तो आप कमेंट एरिया में मैसेज कर सकते हो, तो कमेंट कर देना। और अगर बाई चांस थोड़ा मेरे में मतलब मेरे समझाने में अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक दो बार वीडियो और देख लेना, मतलब वापस देख लेना। अगर उस तभी आपको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा सही से बनाऊँ, मतलब बोलने का तरीका, ठीक है ना। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ तो थोड़ा कोशिश करूँगा धीरे धीरे स्लो हो जाने का। और हाँ, ये आप मैसेज कमेंट में पक्का बताना कि जो मैं समझाया उसमें कुछ भी आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। दूसरा, मैं जितना बताया हूँ आप सारा नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। कि आपके मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो इतना डीपली पूछता है कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। और इसमें तो बात ही देखो डीपली इसमें पूछते हैं कि एक वर्ड कराता है कुछ भी पूछ देता है। और जो भी पीसीएस का या यूपीएससी एग्जाम होता है स्टेट में पूछता है। अब लोग डीपली पढ़ने चाहते हैं, लोग बोलते हैं खाली वन वर्ड क्वेश्चन पढ़ो देन निकल जाएगा। भाई 1 वर्ड से आप कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। आप सुनो कैसे नहीं होगा। सपोज करो कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपसे बताते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके हिसाब से मालूम चलेगा कि देखो डीपली पढ़ने का क्या महत्व होता है, ठीक। सपोज करो कि आपसे क्वेश्चन पूछें कि एक बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि ताजमहल कहाँ पे, तो आपसे कोई बोलेगा आगरा में है, ठीक। इसको बनवाया कौन था? तो इसको बनवाया था शाहजहाँ ने, ठीक। किसके याद में बनाया था? मुमताज़ बेगम की याद में, ठीक। उसके बाद ये सारा आपको पता है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूँ, ठीक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूँ कि आगरा में ताजमहल स्थित है, इसको बनवाया शाहजहाँ ने मुमताज़ बेगम की याद में। यहाँ तक वापस सुनिए, आगरा में ताजमहल को मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहाँ ने बनवाया, परंतु इसके वास्तुकार कौन थे? तब क्या बोलोगे? हाँ, आपको जो भी आपको याद किया क्वेश्चन में ही मैं पूछ लिया, जो आप याद नहीं किए वो उसको मैं पूछ लिया आपके क्वेश्चन में, तब क्या बोलोगे? वापस सुनो मैं क्वेश्चन क्या बोला हूँ। मैं क्वेश्चन ये बोला हूँ कि क्या बोलते हैं आगरा में स्थित जो ताजमहल था उसको मुमताज़ बेगम की याद में तुम्हारे शाहजहाँ ने बनवा दिया, ठीक है। लेकिन उसके वास्तुकार कौन थे? तो उसका वास्तुकार थे ईसा खां। ईसा खां थे, तो आपको पता नहीं था ना? पता था?
पता नहीं होगा। अगर नहीं पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो एक मैं आपको एग्जांपल बताऊँ कि डीपली पढ़ने से ये बेनिफिट होता है। डीपली क्योंकि आज आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन कब आता है? जब डीपली पढ़े होगे तो, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब ये तुरंत एग्जाम सब जो भी एग्जाम हो रहा है वो हूबहू सीधे बुक का लाइन उठा कर डाल दे रहा है। आप पढ़े तो हो नहीं, आप कैसे वो करोगे? तो आप तब कर सकते हो जो आप कोई चीज़ को समझ गए हो। रटने मारने से कुछ नहीं होता है। आप कोई चीज़ समझ जाओगे तो आप खुद का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और इसमें आपका जो चंपारण सत्याग्रह है पूरा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कुछ भी आपको दिक्कत है, कोई भी डाउट होगा तो आप क्या बोलते हैं कमेंट एरिया में लिख देना, मैं उस पर बिल्कुल आपको सही करके रिप्लाई दूंगा। और कोई गलती उलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।